हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सिलेक्शन पोस्ट के पीवाईक्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग सेट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले सेट 1 एंड सेट 2 जिसमें 2025 के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, Which Indian government body is primarily responsible for monitoring and regulating the Air Quality Index AQI in India? भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की निगरानी और विनियमन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? आपको पता है AQI जो कि PM 2.5 और PM 10 जो कि छोटे पार्टिकल होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसका नियंत्रण AQI का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है सेंट्रल बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB कहा जाता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। याद रखिएगा, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यह जल प्रदूषण, वायु के साथ साथ जल प्रदूषण की भी निगरानी करता है। वायु और जल प्रदूषण की निगरानी करता है। तो राइट आंसर हो गया बी, CPCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी? कौन सा कैम्ब्रिज परिमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण का दूसरा नाम है? इसे बोलते हैं कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्री हैं अल्फ्रेड मार्शल और AC पिग्गू ने यह थ्योरी दिया था जिसका नाम है कैश बैलेंस अप्रोच, जिसके अंतर्गत यह कहा गया कि मुद्रा की मांग जो है वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मुद्रा की मांग पर जोर दिया है, डिमांड ऑफ करेंसी। याद रखिएगा, इसे अल्फ्रेड मार्शल और पिग्गू थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कैश बैलेंस अप्रोच के नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर है। विच इज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च ए रॉकेट इनटू स्पेस इन इंडिया? भारत में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी। अभी हाल में करंट अफेयर्स में भी यह सवाल था। तो पहली निजी कंपनी है स्काईरूट एरोस्पेस ने 2022 में विक्रम एस के नाम से इन्होंने एक निजी रॉकेट लॉन्च किया था, प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च किया था। अभी हाल में इन्होंने विक्रम 1 लॉन्च किया है, विक्रम 1। ठीक है, तो याद रखिए स्काईरूट एरोस्पेस, इसे इसरो के साइंटिस्टों ने मिलकर बनाया है। इस कंपनी को 2022 में इसे बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है। विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज फॉर क्रॉप लॉसेज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी एंड पेस्ट? किस सरकारी योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के कारण फसल को होने वाले नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये, जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य था कि किसानों को कम प्रीमियम दर पर इन्हें बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाए, कृषि बीमा सुरक्षा दिया जाए। 2016 में इस योजना को शुरू किया गया था। 2016 में प्राकृतिक आपदा और कीट और बीमारी से होने वाले नुकसान के लिए यह योजना शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर रिसीव मेजर अटेंशन इन द 7th 5-year प्लान फॉर क्रिएटिंग मोर जॉब्स। ज़्यादा रोजगार सृजन के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। आपको पता है 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड है 1985 से 1990। 1985 से 1990 भारत में इस योजना के अंतर्गत यह नारा दिया गया था, नारा था खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता। खाद्यान्न कार्य और उत्पादकता। तो कार्य के साथ साथ उत्पादकता पर ध्यान दिया गया और लघु एवं कुटीर उद्योग पर सबसे अधिक फोकस किया गया। लघु एवं कुटीर उद्योग जो कि रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण था, रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण था, साथ ही साथ यह श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री था, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री था, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा मिल सका। तो राइट आंसर हो गया सी, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिजीज काउज्ड बाय प्रियॉन्स। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी प्रियॉन के कारण नहीं होती है। तो प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो यह मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं, मुड़े हुए विकृत प्रोटीन होते हैं, विकृत प्रोटीन होते हैं जो कि आनुवांशिक पदार्थ की कमी के कारण होते, आनुवांशिक कमी के कारण यह संक्रामक के रूप में कार्य करते हैं। यह हमारे मस्तिष्क के लिए घातक होते हैं, मस्तिष्क के लिए घातक होते हैं। शरीर में, ये शरीर के अंदर जो है सामान्य प्रोटीन हो उसका आकार को बदलने के लिए मजबूर करता है, इसे प्रियॉन्स कहा जाता है। तो इसका मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा, सवाल में पूछा गया कौन सी नहीं होती है, तो मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा नाम से ही क्लियर है, एक वायरस जनित बीमारी है, वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। बाकी सभी भेड़ों में स्क्रैपी, बोवाइन स्पंजीफॉर्म, बोवाइन स्पंजीफॉर्म को मड काउ डिजीज कहा गया है, मड काउ डिजीज। ये सभी किसके कारण होते हैं, प्रियॉन्स के कारण होते हैं। और कुड्सफेल्ड जैकब रोग। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा। What is the significance of confession made to police officers under the BSA 2023? BSA 2023 के तहत पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए इकबालिया बयान का क्या महत्व है। तो आपको बता दूं कि BSA 2023 के अंतर्गत कोई भी बयान जब तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने बिना किसी दबाव के ना दिया गया हो तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी मजिस्ट्रेट उसे वेरीफाई करेंगे और तभी उसे अदालत में पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इनएडमिसेबल अनलेस मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में, हिंदी इसका ट्रांसलेट गलत है, याद रखिए, इनएडमिसेबल अनलेस मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। डी इसका राइट आंसर है। Who played a significant role in the development of मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। तो मोहिनीअट्टम जो कि त्रावणकोर के महाराजा के, त्रावणकोर के महाराजा ने 19वीं शताब्दी में इसे संरक्षित किया। मोहिनीअट्टम की शैली को पुनरुद्धार करने के लिए स्वाति तिरुनल ने 19वीं शताब्दी में इसका पुनरुद्धार किया था और इनका संगीत रचना में महत्वपूर्ण योगदान है। मोहिनीअट्टम शैली के पुनरुद्धार में और संगीत रचना में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो राइट आंसर होगा स्वाति तिरुनल। द सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट CAZRI is engaged in the developing dryland farming technique. Its headquarter is located.
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ड्राई लैंड के अंतर्गत फार्मिंग टेक्निक के द्वारा कैसे एग्रीकल्चर डेवलप किया जाए, फार्मिंग को कैसे किस टेक्निक का प्रयोग किया जाए, ये इसका प्रमुख कार्य है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर जो है वह जोधपुर में है। जोधपुर में इसका हेडक्वार्टर है। 1959 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स कंटेन्स द ओजोन लेयर विटल फॉर ऑब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन? निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद है? सवाल में पूछा गया है किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत मौजूद है जो कि सूर्य के यूवी किरणों को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, आसान से सवाल है। स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि हमें यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। कई बार सवाल इसमें पूछा गया है कि इसका क्रम वाइज अरेंजमेंट है, तो इसका क्रम वाइज अरेंजमेंट में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर मध्यमंडल और आयनोस्फेयर आयनमंडल और लास्ट है एक्सोस्फेयर। ये सबसे नीचे है और यह सबसे ऊपर है। एक्सोस्फेयर मतलब वायुमंडल के बाहर। तो राइट आंसर हो गया सी स्ट्रेटोस्फेयर। विच स्टेट हैज ए बाइसेमरल लेजिस्लेटर? किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो भारत में अभी कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय विधायिका का मतलब जहाँ की विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। विधानसभा के साथ साथ वहाँ विधान परिषद भी हैं। तो भारत में ऐसे 6 राज्य हैं। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ की बाइसेमरल व्यवस्था है। कौन कौन से हैं? उसमें नाम है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक और कर्नाटक। तो ये 6 राज्य हैं जहाँ की बाइसेमरल व्यवस्था है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी महाराष्ट्र। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, नीचे 2 कथन दिया गया है। पहला है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के दौरान स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गई। दूसरा कथन है ये संरचनाएं मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की थी और धार्मिक महत्व को बाहर रखती थी। तो आपको पता है बौद्ध चैत्य स्तूप, इसका निर्माण बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया था, बौद्ध धर्म के शासकों के द्वारा किया गया था। तो यह धर्मनिरपेक्ष नहीं था और इस समय बड़े पैमाने पर स्तूप, चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है क्योंकि यहाँ धर्मनिरपेक्ष के बारे में कहा गया है। तो राइट आंसर हो गया 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल के मानक आयामों के आधार पर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ ए कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल का डायमेंशन बताना है जो कि तैराकी में यूज होता है। पहला है एक मानक ओलंपिक स्विमिंग पूल में न्यूनतम लेन की चौड़ाई 3 मीटर होती है। जो लेन होती है उसकी चौड़ाई 3 मीटर नहीं होती है बल्कि 2.5 मीटर होती है। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा है द वाटर टेम्परेचर फॉर कंपटीशन मस्ट रिमेन बिटवीन 25 to 28। पानी का तापमान 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। तो दूसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है।
तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 2 इज करेक्ट, यानी बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर में प्रशासनिक सुधार और सैन्य विस्तार के लिए याद किया जाता है। बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य और बाजार सुधारों के लिए अच्छा काम किया है। पहला कथन सही है। सेकंड है, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने की योजना अंततः विफल रही थी। तो बिल्कुल ही राजधानी परिवर्तन जो था, यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से विफल माना गया। तो दूसरा कथन सही है। तो राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सी इसका राइट आंसर है। शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय महिलाओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शीतकालीन ओलंपिक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। शैलजा कुमार 1988 में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला थी। बिल्कुल सही है। नेहा आहूजा 2006 में मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। इन्होंने पहली महिला जो थी, अर्हता तो प्राप्त किया ही 2006 में, या ट्यूरिन में इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है। थर्ड है, भारत ने 1988 से नियमित रूप से कई महिला एथलीटों को भेजा है। कई महिला एथलीटों को तो जरूर भेजा है, लेकिन नियमित रूप से नहीं भेजा है। तो राइट आंसर होगा 1 and 2। 1 and 2 आर करेक्ट। निम्नलिखित कथन को, नीचे दिए गए कथन ए और आर को चिन्हित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा के सबरूम शहर के लिए फेनी नदी से 1.82, याद रखिएगा त्रिपुरा में सबरूम शहर है और फेनी नदी है, जिससे 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति देने वाला समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई। ठीक है, तो सही है, पानी की समस्या की वजह से यह मंजूरी दिया गया था। सबरूम शहर में पीने की पानी की समस्या हुई थी। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है, सबरूम शहर को पहले से ही कम लौह तत्व वाला पर्याप्त भूजल आपूर्ति प्राप्त है। तो यहाँ कम नहीं था, अधिक लौह तत्व वाला था, अधिक आयरन वाला, और पर्याप्त भूजल प्राप्त नहीं था, बल्कि भूजल जो था वह कम प्राप्त था। तो केवल पहला कथन सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए सत्य है और आर असत्य है। सी इसका राइट आंसर है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। भारत नेपाल जल सहयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया नेपाल वाटर कोऑपरेशन आर करेक्ट? पहला है, पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल के बीच पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, इसे का गठन केवल गंडक परियोजना के लिए किया गया था। तो PDA, इसका गठन जो है वह गंडक परियोजना के अंतर्गत नहीं, बल्कि महाकाली संधि के अंतर्गत, महाकाली संधि के तहत बनाया गया था, केवल गंडक परियोजना के अंतर्गत नहीं था। तो पहला कथन गलत है। दूसरा है, बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली मानसून के दौरान संयुक्त रूप से अद्यतन किए गए जल मौसम आंकड़ों का उपयोग करती है। दूसरा सही है। थर्ड है, कोसी और सूर्य कोसी परियोजनाओं का संयुक्त रूप से एक संयुक्त परियोजना कार्यालय के अंतर्गत सर्वेक्षण किया गया था। तो 2 and 3 राइट आंसर है। बी इसका राइट आंसर है। Which of the following statement correctly describe the recognition and literary significance of the mystic Mysore by V.S. नायपॉल? याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। V.S. नायपॉल की पुस्तक का नाम है, V.S. नायपॉल के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है द माइस्टिक मैसूर। इसके साहित्यिक महत्व का सही वर्णन कौन सा करता है? तो माइस्टिक मैसूर जो था, इसकी कथा जो थी वह थी त्रिनिदादियन चित्रण के लिए, त्रिनिदाद एंड टोबैको देश है। तो 1958 में V.S. नायपॉल को समरसेट
मौधम पुरस्कार मिला था? समरसेट मौधम पुरस्कार, जिसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक त्रिनिदादियन चित्रण किया था। याद रखिए, डी इसका राइट आंसर है। वॉन सोमरसेट मॉगन अवार्ड फॉर सैटिरिकल त्रिनिदादियन पोर्ट्रेयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेनफॉल एंड स्टीम इन द इंडियन डेजर्ट आर करेक्ट? भारतीय रेगिस्तान में वर्षा और नदियों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, वर्षा के दौरान बनने वाली नदियां समुद्र तक पहुंचती है। याद रखिए, रेगिस्तान के संदर्भ में बताना है तो वर्षा के दौरान जो रेगिस्तानी नदी है वह समुद्र के तक नहीं पहुंच पाती है, वह क्या रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। इसे इनलैंड कहा जाता है। इनलैंड नदियां यह अंतर्देशीय होती है। तो पहला कथन गलत है। वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से ही कम होती है, इसी के कारण यह रेगिस्तानी क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ बहुत कम ही वर्षा होती है। तो राइट आंसर है ओनली 2 इज करेक्ट। ओनली 2 इज करेक्ट, यानी बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। किशोरों में कुपोषण के कारण विकास अवरुद्ध हो सकता है और अल्प पोषण संबंधी रोग हो सकते हैं। पुअर न्यूट्रिशन एमंग एडोलेसेंट्स कैन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ एंड डिफिशियंसी डिजीज। नेक्स्ट है, किशोरों के स्वस्थ विकास में उचित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रॉपर डाइट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। बिल्कुल सही है। किशोरों में जो कुपोषण है उससे निपटने के लिए उचित आहार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है, दोनों सही है। सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रीसीडेड द WTO? विश्व व्यापार संगठन से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया? तो याद रखिए, गैट, जनरल एग्रीमेंट फॉर टेरिफ एंड ट्रेड्स। गैट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे 1 जनवरी 1995 में वैश्विक व्यापार के नियंत्रण के लिए WTO की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो थे वह है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है गैट। WTO विश्व व्यापार संगठन से पहले गैट ऑर्गेनाइजेशन था। अबाउट ओशियन फ्लोर फीचर, महासागरीय तल की विशेषता के बारे में बताइए। अथाह मैदान, विशाल समतल गहरे महासागर तल हैं। ठीक है, पहला कथन सही है। दूसरा है, महासागरीय खाइयाँ आमतौर पर उथले अवसाद होते हैं। उथले नहीं होते बल्कि गहरे होते हैं। जो महासागरीय खाइयाँ होती हैं, जैसे मेरियाना ट्रेंच जो खाई है और सबसे गहरा स्थान है, तो यह उथले तो नहीं होते। दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर है ओनली 1, स्टेटमेंट 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 35 संविधान के भाग 4 में शामिल है। आर्टिकल 35 इज इंक्लूडेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है पार्ट 4 जो कि आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत है और यह DPSP के अंतर्गत कहलाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सवाल में कहा गया है कि संविधान के भाग 4 में शामिल है आर्टिकल 35, तो पहले ही गलत है क्योंकि पार्ट 4 36 से 51 के अंतर्गत है। दूसरा है, राज्य विधानसभाओं को जम्मू कश्मीर के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है। यह भी गलत है, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान पार्ट 4 में नहीं है। थर्ड है, यह संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों को लागू करना यानी पार्ट 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिसके अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार लागू करने का शक्ति प्रदान किया जाता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 35 के अंतर्गत। तो राइट आंसर होगा ओनली 3, सी इसका राइट आंसर है।
अशोका फेमस स्टोन पिलर्स वेयर माइंडली कार्व फ्रॉम विच रॉक। अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने थे? तो उस समय सम्राट अशोक ने मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश के चुनार के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता। इससे एकाश्म स्तंभ बनाए जाते थे। एकाश्म यानी सिंगल पत्थर को तराश कर बनाया जाता था, जो कि सम्राट अशोक के स्तंभ इसी प्रकार से बनाए गए हैं। ठीक है, तो सैंडस्टोन का प्रयोग किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। नीचे दिए गए कथन ए और आर को चिन्हित करना है। मौर्योत्तर बौद्ध स्तूपों में क्षेत्रीय रूप से भिन्नता पाई जाती है, जैसे कुर्सीफॉर्म और पिरामिड नुमा अधिरचनाएं। सेकंड पढ़ते हैं, विविध स्थानीय सामग्री और निर्माण तकनीक के उपयोग के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्तूप शैलियों का उदय हुआ। यानी दोनों सही है। क्या हुआ? मौर्योत्तर काल में गांधार और मथुरा शैली का विकास हुआ। गांधार के साथ साथ मथुरा शैली का विकास हुआ, जिसके कारण स्थानीय सामग्री की अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के सामग्री का यूज किया गया, जिसके कारण जैसे क्रूसीफॉर्म आधार, पिरामिड नुमा संरचनाएं, तो इसमें भिन्नता पाई गई। तो अलग अलग शैलियों के स्तूप के कारण यह भिन्नता पाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड आर दोनों सही है। यानी ए एंड आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर फिडे चेस रूल। फिडे के शतरंज नियमों के तहत निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 8वीं रैंक पर पहुंचने वाला एक मोहरे को रानी पदोन्नत किया जा सकता है, भले ही मूल रानी अभी बोर्ड पर है। अगर आपको चेस खेलना आता है तो कहीं कहीं रानी को वजीर भी कहा गया है, तो यह 8वीं रैंक पहुंचने पर यह उसे रिप्लेस कर देता है। रानी पदोन्नत किया जा सकता है, भले ही मूल रानी अभी भी बोर्ड पर हो। तो पहला कथन सही है। दूसरा है, कैस्टलिंग की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब तक ना तो राजा ना ही किस्ती ने चाल चली हो और राजा पास से होकर चेक में ना जाए। ठीक है, दूसरा कथन भी सही है। इसका राइट आंसर है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। बाबर वाज ऑफ मंगोल एंड तैमूर डिसेंट and founded the Mughal Empire after defeating इब्राहिम लोदी। बाबर मंगोल और तैमूरी वंशज का था। उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बिल्कुल सही है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। याद रखिए, बाबर जो है पिता की तरफ से तैमूर का वंशज था और माता की तरफ से चंगेज खान का वंशज था। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है, बाबर को शेरशाह ने अपदस्थ किया और बाद में उसके पोते अकबर ने गद्दी संभाली। तो शेरशाह ने बाबर को नहीं बल्कि हुमायूं को अपदस्थ किया था और बाद में अकबर ने गद्दी संभाली। तो राइट आंसर हो गया ओनली वन इज करेक्ट। Which Indian government body was appointed as the overall project development consultant? PDC कहा गया for the port and inland water transport component of the कलादान प्रोजेक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलादान परियोजना, जो कि बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए एक समग्र परियोजना विकास सलाहकार के रूप में किस भारतीय निकाय को नियुक्त किया गया है? तो चूंकि यह इनलैंड वाटर से संबंधित है, तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका सरकारी निकाय है। तो सी इसका राइट आंसर है। कलादान जो है वह भारत और म्यांमार के बीच है। कलादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन है,
भारत में 1911 और 21 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही। इंडिया एक्सपीरियंस ए निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 1911 टू 1921। तो इस समय जो पॉपुलेशन जो था वह निगेटिव था। सही है, पहला कथन सही है, निगेटिव था 0.3% के आसपास। ठीक है, 0.31%। सेकेंड है 1918-19 की इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण इस अवधि में व्यापक मौतें हुई थी। उस समय महामारी और अकाल काफ़ी पड़ते थे। 1918-19 में स्पेनिश इन्फ्लुएंजा बीमारी आई थी, स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। तो इस समय काफ़ी मौतें हुई थी, जो भी एक महत्वपूर्ण कारण था निगेटिव ग्रोथ का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। What is the primary role of the INSET 3D satellite launched under the GSLV F-14 मिशन? GSLV F-14 मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित INSET 3DM उपग्रह की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपको याद होगा INSET जो है वह इसरो के द्वारा डेवलप किया गया यह मौसम विज्ञान उपग्रह जो है यह मौसम विज्ञान से संबंधित है, यानी मौसम संबंधी अवलोकन को बढ़ावा देना तथा मौसम पूर्वानुमान में सहायता करना है, इसका काम था। विशेष रूप से इसी के लिए इस सैटेलाइट को डिजाइन किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर है, टू इन्हांस मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड एड इन द वेदर फॉरकास्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कंज्यूम द हाइएस्ट शेयर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया? भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग कौन सा उद्योग करता है? मैग्नीज जो है वह सबसे ज़्यादा इसका उपयोग मेटलर्जिकल में होता है, ऑब्वियस है। धातु काम में विशेष करके स्टील में इसका यूज किया जाता है मैग्नीज का, और इसका फेरोमैग्नीज एक मिश्र धातु के निर्माण में भी किया जाता है। फेरोमैग्नीज मिश्र धातु के निर्माण में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया मेटलर्जिकल। कथन ए और आर को चिन्हित पढ़ें, कथन को पढ़ें और चिन्हित करें। पहला है इसरो के द्वारा RLV-TD कार्यक्रम भारत के भविष्य के पुनः परियोज अंतरिक्ष पहुंच क्षमताओं की आधारशिला है। RLV का मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो यह कार्यक्रम जो है वह भारत को रीयूजेबल अंतरिक्ष क्षमता के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, RLV-TD मिशन विशेष तकनीकों का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो यह हाइपरसोनिक टेक्निक, हाइपरसोनिक फ्लाइट और लैंडिंग तकनीक का परीक्षण करने के लिए डेवलप किया गया है। तो दूसरा कथन भी सही है। इसका राइट आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन के बारे में बताना है। पहला है ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन जो है शीर्षस्थ प्रभुत्व को बढ़ावा देता है। पौधे देखते होंगे आप, ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ते हैं, इसे शीर्षस्थ प्रभुत्व कहा जाता है, एपिकल डोमिनेंस। तो इसको बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, पहला कथन सही है। साइटोकाइनिन जीर्णता को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा नहीं देते बल्कि रोकते हैं, कम करते हैं। जीर्णता मतलब पौधे मुरझाना या पकना, जो भी कहें, पकना नहीं होगा, जीर्णता बढ़ाना होगा। तो जीर्णता को बढ़ावा देते हैं नहीं, बल्कि साइटोकाइनिन रोकता है जीर्णता को। ठीक है। एथिलीन एक्सेलेट फूल रैपिंग। एथिलीन जो है वह फल को पकाने में, जो पेड़ में फल पकते हैं उसके लिए एथिलीन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर होगा 1 and 3, बी इसका राइट आंसर है। इफ द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 days, then time taken for 75% of the original sample to decay is। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है
तो मूल नापने के लिए मूल नमूने के 75% क्षय होने में कितना समय लगेगा। जैसे आप मान लें पहला फर्स्ट 10 डेज में कोई भी रेडियोधर्मी पदार्थ 50% अर्धायु हुआ, यानी 50% हुआ, तो अगले 10 दिन के बाद से फिर 50% घटेगा। अर्धायु 50% है तो फिर अर्धायु बढ़ेगा, यानी 50 + 50%, यानी टोटल 75%। ठीक है, 75% 20 दिन में क्षय हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया सी। 50% तो पहले 10 दिन में होगा, अगले 10 दिन में फिर 50 का 50% होगा, यानी टोटल 75% पाने के लिए, क्षय होने के लिए 20 दिन लगेगा। तो सी राइट आंसर है। विच इंडियन गवर्नमेंट बॉडी वाज अपॉइंटेड एज द ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंसल्टेंट फॉर द पोर्ट एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपोनेंट ऑफ द कलादान प्रोजेक्ट। अभी अभी आया था कलादान परियोजना के बारे में। इस कलादान परियोजना के बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन घटक के लिए समग्र परियोजना विकास सलाहकार के रूप में किस भारतीय सरकारी निकाय को नियुक्त किया गया था। तो इसमें निकाय से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका निकाय है, याद रखिएगा। जो कलादान परियोजना है यह कलकत्ता इंडिया से म्यांमार के सितवे पोर्ट को जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एवरी पुलिस स्टेशन मस्ट मेंटेन व्हाट डिजिटल रजिस्टर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन को डिजिटल रजिस्टर रखना पड़ता है। किसके लिए? तो डिजिटल रजिस्टर रखना आवश्यक है EFIR लॉग के लिए। EFIR लॉग के लिए पुलिस स्टेशनों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। यह डिजिटल प्रावधान किया गया है BNSS के तहत। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। BNSS 2023 में, याद रखिएगा, पता ही होगा आपको, BNSS 2023 में आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर SMAM व्हाट परसेंटेज ग्रांट इज प्रोवाइडेड टू FPOs फॉर किसान ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन। SMAM के तहत किसान ड्रोन प्रदर्शन के लिए FPO को कितने % अनुदान प्रदान किया गया है। तो SMAM का फुल फॉर्म क्या है? सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन। इसके अंतर्गत जो ड्रोन प्रदर्शन के लिए 100, कई जगह 100% दिया गया है, लेकिन राइट आंसर होगा 75% अनुदान दिया गया है। कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए 100% भी दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 75%। फिल इन द ब्लैंक घूमर मीन्स इन राजस्थानी। घूमर का राजस्थानी में अर्थ क्या होता है? तो नाम से ही क्लियर है, घूमर का मतलब होता है घूमना, घुमाव, ट्विल। तो घुमाव जो है वह, चूंकि यह नृत्य भी है, घूमते हुए किया जाता है। नृत्य घूमते हुए किया जाता है, गोल घेरा बनाकर यह नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम घूमर पड़ा था। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को A और R चिन्हित करना है, उसको बताना है। पहला है, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में बहुआयामी गरीबी भी उच्च हो सकती है। ए कंट्री विथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्टिल हैव हाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बिल्कुल सही है, अमेरिका में भी गरीबी है, तो हो सकता है कि बहुआयामी गरीबी भी उच्च हो सकती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन एवरेज एंड डज नॉट कैप्चर इंट्रा कंट्री इनइक्वलिटीज। मानव विकास सूचकांक एक औसत है और यह देश के भीतर असमानताओं को नहीं दर्शाता है। तो दोनों कथन सही है, बोथ A and R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक्स
अकर्ड इन विच ईयर, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। दूसरी बार यह फर्स्ट फेज में हुआ, फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को कितना टोटल 6 बैंकों का, 6 मेजर बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राइट आंसर क्या है? सवाल में पूछा गया है 1969 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो 1969 को, यानी बी। भारत में वस्त्र उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज करेक्ट? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो यह विदेशी कच्चे मालों पर निर्भर है, गलत है। यह विदेशी मुद्रा अर्जन में शामिल नहीं है, यह भी नहीं है। यह औद्योगिक उत्पादन और नौकरियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भारत का टेक्सटाइल उद्योग है कृषि पर निर्भर है और यह रोजगार सृजन करने में दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे IUCN के रेड लिस्ट के में गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। तो पहला कथन तो सही है, काफ़ी रेयर हो गया है यह। तो IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में इसे रखा गया है। सेकंड है यह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के घास मैदानों में पाया जाता है। दूसरा भी सही है, यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अनुसूची 72 अधिनियम 1972 के अनुसूची 2 के अंतर्गत संरक्षित है। तो अनुसूची 2 नहीं होगा, अनुसूची 1 होगा, क्योंकि इसे उच्चतम सुरक्षा दिया गया है, तो यह 1 के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली 1 and 2। 1 and 2 आर करेक्ट। Large scale solar power project often face challenges related to land acquisition and environmental impact. Which geographical factor is most critical in minimizing these issues while maximizing energy output for a grid connected utility scale solar farm? बड़े पैमाने पर सोलर परियोजनाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक कारण है समतल, शुष्क, विरल आबादी वाली भूमि, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट, एरिड एंड स्पार्सली पॉपुलेटेड लैंड विथ हाई इंसोल्यूशन। तो बी इसका राइट आंसर है। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट का आज वीडियो नंबर 3। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।